हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को जो है सारे सब्जेक्ट जो है उसके नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी और कुछ वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, जो हमारा ये एक सब्जेक्ट है आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी ये पेपर आपका होगा और उसी के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम और भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और कौन सा सेमेस्टर का है। इसीलिए आपको ऊपर जो मैंने सारी चीज़ें लिख दी है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और पेपर जो है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब हम यहाँ पे चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 में हम जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण, यानी चैप्टर 2 का नाम क्या है, संप्रेषण। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये एक ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है, उसको किन किन तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर जो है वो किन किन तरीक़ों से इस क्वेश्चन को पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से अपना क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है संप्रेषण के अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए, यानी आपको बताना है कि संप्रेषण का क्या मतलब होता है और उसकी कुछ परिभाषाएं अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल उसको बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए किन किन तरीक़ों से पूछा है। तो यूपी डीएलएड अगर 2022 का पेपर देखेंगे तो पूछा है संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन मैंने पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो आपका प्रिपेयर है तो आप बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक कर लेंगे। दूसरा है यहाँ पे अथवा करके कि संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, यानी अर्थ क्या है उसका। तो ये क्वेश्चन आपको यूपी डीएलएड के 2016 के पेपर में और 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है। अथवा यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन रखा है संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, क्योंकि जब आप परिभाषा याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपसे पूछा है यूपी डीएलएड के 2017 के पेपर में। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और इंक्लूड करा है कि संप्रेषण के प्रकारों का, यानी एवं करके हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड करा है कि संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ताकि क्योंकि एक ही क्वेश्चन लेते काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है तो इसीलिए मुझे लगा कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में इंक्लूड कर लिया जाए। तो यहाँ पे प्रकारों के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो प्रकार के बारे में बताना है ये आपके यूपी डीएलएड के 2022 के पेपर में और 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। बात करें अथवा, यानी इसको किस तरीके से और पूछा है, जो प्रकार है उसको किस तरह से पूछा है। तो संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आई होप कि आपको सारे जो प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे कि यानी ओवरऑल हम क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे, हम परिभाषा देखेंगे और संप्रेषण के प्रकार देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो चलिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैंने आपको बता दिया है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। तो देखिए मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, शब्द भी आसान रखे हैं, बताने का तरीका भी आसान रखा है ताकि आपको रटना ना पड़े, आप उस चीज़ को समझ के याद कर पाएँ। चलिए, तो संप्रेषण के अर्थ एवं परिभाषा में सबसे पहले हम संप्रेषण के अर्थ को समझेंगे। तो लिखेंगे संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना है जिसका अर्थ है आपस में बांटना या किसी वस्तु में साझा करना। अतः स्पष्ट है कि संप्रेषण 2 तरफा प्रक्रिया है। यानी हम केवल इसके अर्थ की बात करें तो ये जो है वो अंग्रेजी भाषा का जो ये कम्युनिकेशन शब्द है, यानी संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये लैटिन शब्द है, कम्युनिस्ट जो था उसी से इसका जो है फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये उसी से बना है। और ये जो शब्द है कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट जो है वो उसका जो अर्थ होता है वो होता है आपस में बांटना, यानी चीज़ों को आपस में बांटना या किसी वस्तु में साझा करना। साझा करने को हम लोग क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं
कि तुम ले लो, मैं ले लेता हूँ, हम लोग साझा कर लेते हैं, यानी कुछ तुम कुछ हम, यानी आपस में हम उस चीज़ बांट रहे हैं। तो ये जो संप्रेषण हुआ, यानी क्योंकि जो संप्रेषण है वो इसी कहीं ना कहीं इसी शब्द से बना है। जब इस शब्द का मतलब आपस में बांटना है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो संप्रेषण है वो भी क्या होगा, एक दो तरफा प्रक्रिया है, मतलब ये दो तरफ चलती है। तो ये हमने इसके अर्थ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहीं पर लिखा है कि ये लघु उत्तरी में आया है या अति लघु उत्तरी में आया है या ऑब्जेक्टिव में आया है। वो इसलिए कि हो सकता है कि आपको ये लघु उत्तरी में भी पूछ दे, अति लघु उत्तरी में पूछ दे, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। तो आप एक कोशिश करिएगा कि जो शब्द है, क्योंकि लिमिटेड शब्द होते हैं आपके डीएलएड में, तो उस शब्द सीमा के अंदर ही आप लिखिएगा। लघु उत्तरी में पूछेगा तो जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसको लिखिएगा। अति लघु उत्तरी में पूछता है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है, छोटी सी लाइन क्योंकि शब्द सीमा कम होती है, वो लिखिएगा। वो यानी उस शब्द के अंदर ही लिखिएगा अपने आंसर को। चलिए, यहाँ पे समझाने का तात्पर्य इसलिए होता है ताकि आप उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से लिख पाए, रिप्रेजेंट जो है जो आप कॉपी लिखते हैं वहाँ पे अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाए। आसान शब्दों में हम यहाँ पे लिखेंगे कि आसान शब्दों में संप्रेषण का तात्पर्य सूचनाओं अर्थात किसी भाव या विचार को दूसरों तक पहुँचाना है। अच्छा, ये अब ना यहाँ पे हम जो शब्द है उसको समझने से पहले हम एक जनरल बात करते हैं संप्रेषण के बारे में, ताकि आपका ये जो लाइनें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे संप्रेषण का मतलब आप सिंपल भाषा में इतने समझिए, जैसे आप और आपके दोस्त मिल के बात कर रहे हैं, आप और आपकी फैमिली मिलके बात कर रही है, तो जो आप ये बातें करते हैं, आप अपनी बात अपनी मम्मी से कह रहे हैं, पापा से कह रहे हैं, भाई बहन से कह रहे हैं, दोस्त से कह रहे हैं, वो अपनी बात आपसे कह रहा है। तो ये जो आपस में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं या अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त दूर हैं तो आप क्या करते हो, फ़ोन पे बात करते हो, तो फ़ोन पे भी आप अपने दोस्त से बात करते हो, वो अपनी बात कहता है, आप सुनते हो, आप अपनी बात कहते हो, आपका दोस्त सुनता है, आपकी फ्रेंड सुनती है, ठीक है। तो ये जो हम कह सकते हैं चाहे भाव हो आपके अंदर जो चल रहा है, या आपके कोई विचार हो या कोई सूचना हो, जो हम एक दूसरे तक पहुँचाने का जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संप्रेषण क्या है, कि संप्रेषण का तात्पर्य सूचनाओं अर्थात किसी भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाना है। आगे यहाँ लिखेंगे संप्रेषण भेजने वाले तथा प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य समान रूप से वितरित होती है तथा इसकी सफलता के लिए दोनों उत्तरदायी होते हैं। यानी आप एक संप्रेषण को बेहतर कब कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं कि ये संप्रेषण बेहतरीन है या ये संप्रेषण सफल है। कब ये संप्रेषण सफल होता है, जब जो अगर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम दो लोग तो होंगे ही संप्रेषण में, तो दो लोग बात कर रहे हैं, तो चाहे बात भेजने यानी जो भेजने वाला है, यानी जो अपनी बात कह रहा है वो, और जो वो बात रिसीव कर रहा है जिससे आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, प्राप्तकर्ता, दोनों के मध्य जो है वो समान रूप से वितरित हो। यानी अगर ये हो, जैसे आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, आपके दोस्त ने फ़ोन उठाया लेकिन वो फ़ोन पे है नहीं, वो फ़ोन साइड में रख के चला गया, वहाँ से आप अपनी बात कहे जा रहे हो, बताए जा रहे हो, तो क्या वो संप्रेषण सही है? नहीं सही है, क्योंकि वो बात एक दूसरे तक पहुँची ही नहीं। तो इसीलिए जो संप्रेषण सफल होता है वो उस संप्रेषण को हम सफल कहते हैं जो कि दोनों के मध्य होती है, मतलब भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के मध्य जो है, जो भी आप सूचना या भाव या विचार प्रेजेंट कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, वो समान रूप से दोनों के मध्य वितरित हो। अतः स्पष्ट है कि संचार या संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य संपन्न होती है। जैसे मैंने कहा कम से कम दो लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत लोग हो गए। जैसे क्लास में शिक्षक आपको कुछ बता रहा है, आप ध्यान से उनकी बात सुन रहे हो, तो वहाँ पर बहुत लोग हो गए ना, तो वो ऐसा है कि संप्रेषण कम से कम दो, अधिक से अधिक जितने भी चाहे हो सकते हैं। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य संपन्न होती है तथा जिसके माध्यम से विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं तथा आदर्शों का आदान प्रदान होता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, क्योंकि अगर आप किसी तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, जैसे क्लास में अध्यापक कहता है कल आपका एग्जाम है, वो सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, आपने उस सूचना को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कल मेरा एग्जाम है तो भाई हमें तैयारी करके आनी है। तो चाहे विचार हो, चाहे सूचना हो, चाहे कोई आवश्यकता हो या आदर्श हो, उसका जब हम आदान प्रदान करते हैं, जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संचार या संप्रेषण।
तो कुल मिलाकर संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो मैंने इतनी सारे पॉइंट को आप तक पहुँचाया। देखिए अगर मैं 2 ही लाइन लिखूंगी, सब लोग 2 लाइन, जितने लोग चैनल से जुड़े होंगे सब लोग 2 ही लाइन लिखेंगे, तो ये हो जाता है ना बहुत कॉमन। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया है, तो आप अपने हिसाब से अपने आंसर को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो परिभाषाएँ देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने जो पहली परिभाषा रखी है वो रखी है कीथ डेविस के अनुसार। तो संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो इन परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कि ये परिभाषाएं किसका कथन है या किसके अनुसार है। तो मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषा ही लिखी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कीथ डेविस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी यहाँ पे आगे है वॉरेन वीवर के अनुसार, उन्होंने कहा था कि संप्रेषण वह सभी प्रविधियाँ हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है डेल एस ब्रैच के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या विश्वास का हस्तांतरण है। तो 3 परिभाषाएं यहाँ पर हो गई। देखिए परिभाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसको तो आप बदल नहीं सकते क्योंकि कथन जो है वही मेन होता है उनका। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारी बारी आती है हमारा संप्रेषण की। देखिए अर्थ और परिभाषाएं दोनों कंप्लीट हो गया, तो हम प्रकार पे चलेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे आप संप्रेषण की प्रकार। तो मुख्य रूप से संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। तो देखिए इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें वह संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो शाब्दिक होगा, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है अपने विचारों को पहुँचाने के लिए या अपने भावों को पहुँचाने के लिए, वो अशाब्दिक संप्रेषण होगा। ठीक है, तो ये तो नाम से ही क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण में आप क्या लिखेंगे, जिस संप्रेषण में भाषा का प्रयोग होता है उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने कहा कि जिसमें शब्द का प्रयोग हो, यानी जिसमें भाषा का प्रयोग हो, यानी हम कुछ भाषा के माध्यम से अपनी बात कह पा रहे हों, शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हों, तो वो शाब्दिक संप्रेषण होगा। अब ये जो 2 प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण के, उसमें देखिए आप 2 तरह से देखिए कह सकते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी भावों को, विचारों को पहुंचा रहे हैं अगर दूसरे तक, तो उसके लिए 2 जरिया हो सकता है, या तो आप बोल के पहुंचाएं या तो आप लिख के पहुंचाएं। क्योंकि देखिए आप लिखेंगे तब भी आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बोलेंगे तब भी आप कर रहे हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण में क्या होगा, इस संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात मौखिक रूप से स्पष्ट करता है, मतलब बोल कर करता है। उदाहरण के लिए जैसे टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो यहाँ पर तो केवल हम बोल रहे हैं, जैसे आप टेलीफोन पे बोल रहे हैं, रेडियो पे आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो जो सूचना हमारे तक आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है, मौखिक रूप से आ रही है। तो ये हो गया मौखिक संप्रेषण। लिखित में, इस संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात को लिखित रूप से स्पष्ट करता है। उदाहरण जैसे पत्र, गृह पत्रिकाएँ आदि। जैसे आप अपने दोस्त को, पहले क्या होता था लेटर लोग लिखते थे, अभी भी आप जैसे व्हाट्सअप कर रहे हो तो आप लिख के बता रहे हो ना, तो वही है कि मतलब लिखित रूप से आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो। दूसरा हमारा प्रकार था अशाब्दिक संप्रेषण। तो इस संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बातों को संकेतों द्वारा स्पष्ट करता है, यानी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, संकेतों के माध्यम से। जैसे हमारे बचपन में जैसे हम लोग कुछ गलती करते थे, पापा बस ऐसे घूर के देख लेते थे तो हमें लगता था, हमें समझ में आ जाता था कि हमें वो शैतानी नहीं करनी है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, यानी अपनी बात को पेरेंट्स ने हमारे तक कैसे पहुँचाया, केवल घूर के देख लिया, हमें समझ में आ गया, यानी संकेत का प्रयोग किया। और क्रिकेट में जैसे अगर आउट को हो तो अंपायर आउट नहीं कहता, वो अंपायर एक फिंगर दिखा देता है ऊपर की साइड करके, तो हम समझ जाते हैं कि वो आउट है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि संकेतों के माध्यम से होता है। तो जैसे आँखों से आप संकेत कैसे दे सकते हैं, आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, ठीक है, तो इस तरह से। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण। तो इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। वाणी द्वारा यानी जैसे जैसे अध्यापक आपसे पूछते हैं ना, बच्चों आपको समझ में आ गया, तो आप क्या कहते हो, तो यहाँ पे आप भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हो, आप एक ध्वनि संकेत दे रहे हो, एक वाणी संकेत दे रहे हो। तो उसी तरह जैसे मुस्कुराना हुआ, हाँ या ना बोलना हुआ, हाँ ना, चिल्लाना हुआ, तो ये सारी चीज़ें ध्वनि संकेत संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएंगी। और
दूसरा है आंखों की भाषा या मुख मुद्रा। देखिए पहले वाले में ना अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि चिल्लाना हुआ या हाँ या ना बोलना। तो यहाँ पे केवल हाँ या ना बोल के आप नहीं कर सकते कि ये शाब्दिक है, क्योंकि शाब्दिक में आप हर एक चीज़ को क्या कर रहे हो, हर चीज़ को पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहे हो शब्दों के माध्यम से। केवल हाँ या ना करके सब कुछ आप नहीं कर रहे हो। हाँ या ना को हम एक संकेत मानते हैं। बच्चों आपको समझ में आया? हाँ, तो ये क्या है, ये एक संकेत है। बी हमारा है आंखों की भाषा या मुख मुद्रा। तो इसके द्वारा व्यक्तिगत संप्रेषण में आंखों एवं मुख के हाव भाव को आवश्यक माना जाता है। यानी आंखों से इशारा करके आप अपनी बात को पहुंचा दिए, या मुख से हाव भाव करके पहुंचा दिए, जैसे आपने ऐसे सर हिला दिया हाँ में, तो ये क्या हुआ, एक संकेत हमने बता दिया। तो ये आंखों की भाषा और मुख मुद्रा हमारा दूसरा टाइप हो गया। तीसरा हमारा है स्पर्श करके, यानी इसमें व्यक्ति अपनी बातों को स्पर्श करके बताता है, जैसे शाबाशी देकर या हाथ मिलाकर आदि। होता नहीं है, बच्चे अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अध्यापक आता है सर पे ऐसे पीठ पे थपथपी देता है, तो वो शाबाशी का प्रतीक होता है। तो हम समझ जाते हैं कि हम अध्यापक क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो ये एक जो तरीका है, जैसे हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो वो भी हम क्या हो रहा है, हम उसे ग्रीट कर रहे हैं ना। तो एक तरीका होता है अपनी बात को बताने का, पहुँचाने का, अपने विचारों को बताने का, शेयर करने का। तो ये इस तरह से आपने प्रकारों को आई होप कि समझ लिया हो। मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। थोड़ी बहुत वीडियो अगर लेंदी हो गई हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।